इस दर्शन को समझने के लिए आपको एक बात जरूर समझनी होगी। कभी ना कभी तो आपके मन में ये प्रश्न आया होगा, ये दुनिया कैसे बनी, हम सब कैसे बने? आया कभी प्रश्न मन में? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये दर्शन है। विज्ञान मानता है कि हम कैसे बने, तो विज्ञान ने अपनी थ्योरी दी, कुछ लोगों ने अपने अनुमान लगाए, हर धर्म ने अपने अपने अनुमान लगाए। सभी धर्मों के अनुसार हम हमारी उत्पत्ति के अलग अलग तरीके हैं। ठीक। विज्ञान मानता है कि बिजली, आकाश से बिजली से पानी में एक यूनिसेलुलर जीव पैदा हुए उस आकाशीय बिजली के कारण। अब यूनिसेलुलर जीव कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, जैसे अमीबा हुआ पानी में, पैरामीशियम हुआ। उन यूनिसेलुलर जीवों का समय के साथ साथ मल्टी सेलुलर जीव बने, समय के साथ साथ डिवीजन होता गया और मल्टी सेलुलर बने, जो पानी में रहा करते, जैसे मछली, मेंढक। फिर कुछ समय के बाद जेनेटिक परिवर्तन होने की वजह से कुछ पानी में रह गए, कुछ जमीन पर आ गए, और कुछ दोनों के बीच के रह गए, जैसे मेंढक वो पानी में भी रह सकता है, जैसे मगरमच्छ पानी में भी रह सकता है ना। बहुत से जीव, इनकी दो चैन बनी। एक चैन समुद्र के अंदर रह गई, पानी के अंदर, जिसके अंदर अनेक तरह के जीव बने, छोटे से लेके बड़े जीव बने, अनेक तरह के, है ना। समुद्र की अपनी एक दुनिया है। कुछ जीव जो बाहर आ गए, उनके अंदर फिर जेनेटिक परिवर्तन हुए। जेनेटिक परिवर्तन होने की वजह से कुछ जीव पैरों वाले बने, कुछ रेंगने वाले बने, है ना, कुछ रेप्टाइल्स हुए। तो इस तरह से कैटेगरीज बनती चली गई समय के साथ साथ। फिर हम बने होमो सेपियंस, हम इंसान बने। ठीक, ये तो विज्ञान मानता है। ये जितना भी योग शास्त्र है, जो हमारे दर्शन है, एक बात ध्यान रखो, इस पूरी दुनिया में इतना गूढ़ बताने वाला कोई भी ग्रंथ नहीं है भारतीय दर्शनों के अलावा। ये बहुत गूढ़ है, कमाल की इसमें बातें लिखी हुई है। तो इसने प्रकृति के विकास को समझाया। पूरी सांख्य दर्शन के अंदर इस पूरे ब्रह्मांड के विकास की बात हो रही है, इंसान की छोड़ दो, पूरे ब्रह्मांड के विकास की बात हुई। ठीक, यही बात उपनिषदों में भी कही जाती है कि सृष्टि प्रक्रिया कैसे हुई। तो उपनिषदों में कहा गया है इसके विषय में, पूरे सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में, कि प्रभु ने, ईश्वर ने अपनी योग माया से, ध्यान से समझना, एक कहानी की तरह समझो इसको। पहली कहानी आपको क्लियर हो गई थी, ब्रह्म विज्ञान क्या मानता है। दूसरी कहानी ये वाली है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति उपनिषदों में मानी गई है कि ऐसा हुआ कि ईश्वर ने अपनी योग माया के प्रभाव से, ईश्वर को लगा कि मैं कुछ रचूं, तो उसने अपनी योग माया के प्रभाव से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। ठीक, ये तो उपनिषदों की बात है। यही बात सांख्य दर्शन में कही गई है। सांख्य दर्शन में कहा गया है कि एक समय ऐसा था जब कुछ भी नहीं था, शून्य था, कोई नक्षत्र, कोई तारे, कुछ नहीं था, सब कुछ शून्य था। ब्रह्मांड में सब कुछ, ब्रह्मांड भी नहीं था, एकदम शून्य था। ये थ्योरी विज्ञान भी साबित करेगा बहुत समय के बाद। जो बात इसने अब कही है ना, विज्ञान भी इसको बहुत समय के बाद कहेगा कि हाँ ये सच है। तो एक समय शून्य था, तब प्रकृति, कुछ ऐसा हुआ, प्रकृति में विक्षोभ हुआ। ईश्वर की माया के द्वारा प्रकृति में विक्षोभ हुआ, और ये धीरे धीरे ब्रह्मांड और ये आदि रचनाएं होती चली गई। ब्रह्मांड, जीव जंतु सब बने। ठीक है, इसी बात को सांख्य दर्शन ने सिस्टमैटिक ढंग से बताया। उसने कहा कि जो प्रकृति है, पहले हम पढ़ेंगे, हम थर्ड नंबर पढ़ रहे हैं, विकासवाद, प्रकृति, पुरुष और उनके रिलेशनशिप। तो विकासवाद को समझने से पहले हमें समझना होगा पहले प्रकृति और पुरुष को, है ना। हमने अभी बात की थी, प्रकृति किससे कहते हैं? प्रकृति सत्व, रज और तम, तीन गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहा है। क्लियर? प्रकृति जड़ रूप में होती है। जड़ मतलब
जड़ कहते हैं उसे जो स्वयं से कुछ ना कर सके। अब जैसे आपके घर पे टंगी हुई पेंटिंग, वो जड़ है, वो अपने आप से नहीं हिल सकती। आपके रखे हुए घर में सोफे, वो जड़ है। जड़ समझ में आया? जिसको कि बिना किसी सहायता के अपने आप से कुछ ना कर सके। ठीक है। घर का जो बल्ब है वो जड़ है, वो बिना बिजली के नहीं जल सकता। ठीक, ये तो है प्रकृति। अब हम समझते हैं पुरुष को, कि पुरुष क्या है। पुरुष चेतन है। चेतन किसे कहते हैं? एक्टिवेटर, जो जड़ को एक्टिवेट कर देता हो, है ना। अब अकेला पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे आत्मा, पुरुष को आत्मा भी कहा गया है, चेतन है, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकता। जैसे बिजली के तार अकेले अपने आप से प्रकाश नहीं कर सकते। बिजली में करंट है, पर वो प्रकाश नहीं कर सकते। उन्हें प्रकाश करने के लिए बल्ब चाहिए होगा। तो जब दोनों का मिलन हो जाता है, प्रकृति और पुरुष का, तब प्रकाश उत्पन्न होता है। क्लियर? बिल्कुल यही प्रक्रिया है इनके जो बीच का संबंध है, प्रकृति पुरुष का संबंध और विकासवाद। अब हम समझेंगे विकासवाद को। प्रकृति पुरुष आपको क्लियर हो गया। विकासवाद है एक ऐसा क्रम जो सृष्टि प्रक्रिया के क्रम को बताता है, उसे कहते हैं विकासवाद। विकासवाद किसे कहते हैं? जो सृष्टि प्रक्रिया के क्रम को बताता है, उसे विकासवाद कहता है। विकास के क्रम को बताने वाली थ्योरी। सांख्य दर्शन में इस विषय को विस्तार से कहा गया है। और सांख्य दर्शन किसके द्वारा रचित है? महर्षि कपिल के द्वारा, है ना। मार्केट में इसकी किताब सांख्य कारिका के नाम से आती है। सांख्य कारिका की 20 से लेकर 22वीं सांख्य कारिका तक इसके विषय में विस्तार से कहा गया है। क्या कहा गया है विकासवाद में? कि प्रकृति 25 तत्वों से, ये जो पूरा विकासवाद का क्रम है, पूरी सृष्टि की प्रक्रिया है, वो 25 तत्वों से निर्मित है। 25 एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट है प्रकृति। अब लिखते चले जाओ आप इसे सिस्टमैटिक। पहला एलिमेंट है प्रकृति। ब्रैकेट में लिखो जड़ स्वरूप। नई लाइन में लिखो पुरुष। दूसरी लाइन में ना सर? हाँ, दूसरी लाइन में पुरुष। पुरुष के ब्रैकेट में लिखो चेतन या आत्मा। ठीक है। फिर लिखो जब पुरुष और प्रकृति का मिलन हुआ, जब इन दोनों का मिलन हुआ। अच्छा, ये सब आप बाद में लिख लेना, रिकॉर्डिंग से लिख लेना आप, मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रकृति और पुरुष के मिलन से पहले कुछ भी नहीं था। तीनों गुण, सत्व रज और तम, तीनों गुण एक साम्य अवस्था में थे। इन तीनों गुणों में विक्षोभ हुआ जब पुरुष के संपर्क में आई प्रकृति। जैसे एक आपका हारमोनियम की जो की है, जब तक उसमें उंगली नहीं पड़ेगी तब तक म्यूजिक बाहर नहीं निकलेगा। उन हारमोनियम की को आप किसी को अप करते हो, किसी डाउन करते हो, है ना। कोई अप किसी डाउन, या बांसुरी की आप, है ना। आप समझ गए मेरी बात? विक्षोभ होता है, इसे कहते हैं विक्षोभ। ठीक है। जब विक्षोभ होता है तभी कुछ उत्पन्न होता है। तो प्रकृति में जब विक्षोभ हुआ, तब प्रकृति और पुरुष के मिलने से जब विक्षोभ हुआ, तब बुद्धि तत्व की उत्पत्ति हुई। ठीक। बुद्धि के बाद अहंकार तत्व की उत्पत्ति हुई। इसे लिखो नहीं, समझते रहो इस चित्र के रूप में। लिख तो आप वीडियो से लेना बाद में। अहंकार तत्व की उत्पत्ति हुई। अहंकार भी तीन रूपों में दिखा। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार से जन्म हुआ मन का। ठीक।
सात्विक अहंकार से जन्म हुआ मन का, और 5 ज्ञानेंद्रियों का, और 5 कर्मेंद्रियों का। उसके बाद रासिक अहंकार से कुछ नहीं, तामसिक अहंकार से जन्म हुआ पंच तन मात्राओं का, पंच तन्मात्राओं से जन्म हुआ पंच महाभूत का। और इस तरह से पूरी सृष्टि प्रक्रिया में 25 तत्वों का, 25 तत्वों के माध्यम से पूरी सृष्टि प्रक्रिया हुई। ठीक है, आप लोगों ने अभी लिखते समय लिखा था, पहला तत्व लिखा प्रकृति, दूसरा लिखा पुरुष, तीसरा लिखा बुद्धि, लिखो। चौथा लिखो अहंकार, लिख लो अभी समझने के लिए। जो समझाना था वो बता दिया पूरा। चौथा हो गया अहंकार, पांचवा हो गया मन, छठा हो गया 5 ज्ञानेंद्रियां, कौन कौन से 5 ज्ञानेंद्रियां? 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं हमारे? आंख, लिख लो, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, स्किन। जो 5 सेंसेस हमारी बॉडी के, 5 ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं। कितना हो गया टोटल? इन्हें 5 काउंट करना है आपको, नंबर 6 नहीं गिनना है इसको। ये पांचों अलग अलग गिने जाएंगे, मन के बाद 5 ये प्लस कर देना। ठीक है, फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं, कौन कौन सी है? हाथ, पैर, मुंह, लिंग और उपस्थ। लिंग और उपस्थ या गुदा, उपस्थ को ब्रैकेट में गुदा भी लिख सकते हो आप, एनस। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। हाथ पैर से हम काम करते हैं अपने, चलना फिरना, काम करने। मुंह से हम भोजन ग्रहण करते हैं। लिंग मलमूत्र, मूत्र त्याग के लिए, और गुदा मल त्याग के लिए हम ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर तामसिक अहंकार से उत्पन्न हुआ पंच तन्मात्राएं, कौन कौन सी होती है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय है। तन्मात्राएं 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय है। आंखें क्या करती है? आंखें रूप को देखती है, किसी भी चीज के रूप को देखती है। ठीक है, फिर क्या था? स्पर्श, स्किन क्या करती है? स्पर्श, किसी भी चीज का स्पर्श करती है। और कान क्या करते हैं? शब्द सुनते हैं। जीभ क्या करती है? रस। बस और गंध। ठीक है, ये 5 तन्मात्राएं ये कहलाती है। फिर है 5 महाभूत। 5 महाभूत कौन से होते हैं? भगवान, भाषा भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। नीर मतलब जल। ठीक है, अब अगर आप इन्हें काउंट करोगे तो ये सारे के सारे 25 होंगे। कैसे? 5 तन्मात्राएं हो गई, 5 आपके तन महाभूत हो गए 10, 5 आपकी कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां 20, 21वां मन, 22वां अहंकार, 23 बुद्धि, 24 प्रकृति और 25 पुरुष। क्लियर? तो 25 तत्वों की ये पूरी सृष्टि प्रक्रिया 25 तत्वों से निर्मित है।
ये कहा है सांख्य दर्शन ने। और एक बात और कही है, ये सारी की सारी प्रकृति स्थायी, मतलब ये हमेशा क्रम चलता रहता है, रुकता नहीं कभी भी। चीजें अपने स्वरूप को छोड़ती रहती है, बदलती रहती है, जिसे मृत्यु कहते हैं। इस दुनिया में जड़ हो या चेतन हो, सबकी मृत्यु होती है। सब में विकास की प्रक्रिया चल रही होती है, किसी में धीमी होती है, किसी में तेज होती है ना। आप कोई भी भौतिक चीजें लाते हो, एक समय के बाद वो कट फट जाती है अपने आप। अब रबड़ देखना, रबड़ बैंड लेके आना, उनमें बहुत अच्छे होते हैं, खिंचते अच्छे से, उसे रख देना, कुछ टाइम के बाद वो टूट जाएंगे, उनमें दरारें पड़ जाएंगी। कैसे? उसकी भी अपनी एक उम्र थी। आप गाड़ी का टायर देखना, उसमें क्रैक आ जाते हैं समय के साथ साथ। कैसे आ गए? क्योंकि उसमें परिवर्तन लगातार चल रहा था। आप कोई सब्जी बना के रखते हो, उसमें भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है गर्मी में 2-3 घंटे के अंदर अंदर। तो ये जो प्रक्रिया है पूरी, यही है सृष्टि प्रक्रिया। तो ये जो पूरी की पूरी थी, विकासवाद कहलाता है, ये पूरी थ्योरी। क्लियर? प्रकृति, पुरुष, क्लियर हुआ आपको? इन दोनों का रिलेशन समझ में आया? जब दोनों मिलते हैं तभी प्रकृति में विकास की क्रम शुरू हो जाता है। ठीक है, जो विकास का क्रम है उसे विकासवाद कहा गया। देखो, आप सब पहली बार इन विषयों के संपर्क में आ रहे हो, आपके लिए हर एक शब्द नया है, हर एक शब्द में एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। अगर मैं बात करूं सत्व स्तंभ की, हम सब के अंदर एक गुण है, ये गुण हम सब के अंदर है। सत्व गुण का प्रभाव होता है अच्छे कार्य करना, ठीक है। रजोगुण का प्रभाव होता है चंचलता, और तमोगुण का प्रभाव होता है दुष्ट प्रकृति, राक्षसी प्रभाव। अब जिसके अंदर सत्वगुण अधिक होगा, ऐसे लोग कैसे होंगे? वो समाज के अंदर सात्विक वृत्ति वाले होंगे, वो अच्छे कार्य कर रहे होंगे, समाज सेवा करेंगे, लोगों का हितकारी होंगे, है ना। शत्रु नहीं होंगे वो किसी के भी। दया उनमें बहुत ज्यादा होगी, परोपकार की भावना होगी। और जो रासिक प्रकृति के होंगे, उनके अंदर क्या होगा? चंचलता बहुत होगी, सजना सवरना, आकर्षण, उनके लिए आकर्षण, हर चीज में आकर्षण होना चाहिए, एक राजाओं की तरह ठाठ बाट, ये उनके अंदर ज्यादा होगा। तो समाज में सबसे ज्यादा लोग इसी तरह के हैं मेरे ख्याल से। तामसिक प्रकृति के लोग कैसे होते हैं? वो होते हैं राक्षसी प्रकृति के, है ना। सर गुस्सेल, गुस्सैल, हाँ, राक्षसी प्रकृति गुस्सैल। सात्विक लोगों का मानना है सबको जीने दो, है ना, सबको, सब में मतलब जीव जंतु पशु पक्षी सब आ जाते हैं। सात्विक प्रकृति के लोग मानते हैं कि सबको जीने दो। राजसिक प्रकृति के लोग मानते हैं जियो और जीने दो, है ना। और तामसिक प्रकृति लोग मानते हैं जीने नहीं दूंगा किसी को भी, न पशु को, न पक्षी को, न इंसान को, किसी को नहीं जीने दूंगा। याद रखोगे आप इसको?